नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस एपिसोड के आज 16वें क्रम में मैं आपके बीच एक बार फिर अपने वादे के अनुरूप आज श्वसन क्रिया से संबंधित कुछ मौलिक बातें होंगी। चूँकि जीव विज्ञान के अंतर्गत शरीर क्रिया विज्ञान में श्वसन क्रिया सबसे जटिलतम प्रक्रिया है इस शरीर की, जिसके माध्यम से हम बाहर से लाई गई ऑक्सीजन को शरीर में ला करके उसको विभिन्न उपक्रमों में तोड़ करके ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में संरक्षित करते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारे शरीर में सबसे जटिल प्रक्रिया है। पाचन क्रिया के बारे में कल हमने आपको आहार नाल और आमाशय के बारे में बताया था, जहाँ पर हमने आपसे कहा था कि हमारे आमाशय में HCl निकलता है जो भोजन के एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है, और पहले पाचन क्रिया हमारे मुख गुहा में होती है। मुख गुहा के बाद फिर हमारे भोजन हमारे आमाशय में आके पड़ा रहता है। कुछ पाचन क्रिया कुछ विलंब से वहाँ पर होती है, इस नाते कुछ देर वहाँ पे भोजन रुका रहता है, और इस नाते उसके सुरक्षात्मक आवरण के लिए HCl का एक घेरा बनाया जाता है। फिर भोजन वहाँ से इंटेस्टाइन की ओर भेजा जाता है। इंटेस्टाइन में पहुँचने के पहले हमारे पैंक्रियाज कुछ विशेष प्रकार के क्षारीय एंजाइम्स का स्रावण करते हैं, जो भोजन को जाके वहाँ के मीडियम को चेंज करता है, एसिडिक से बेसिक मीडियम में लाता है, जिससे इंटेस्टाइन की दीवारों से फिर विशेष प्रकार के एंजाइम्स निकलने लगते हैं, और भोजन के विभिन्न कणों को पचा करके फिर उसको भोजन के योग्य जो उसमें पोषक तत्व होते हैं, जिसमें विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सबको अलग करके फिर वो रक्त की कोशिकाओं में उसको अवशोषित कराता है, और रक्त उसको अवशोषित करके शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के टिश्यू फ्लूइड तक उसको पहुंचाते हैं। ये बात मैंने आपको कल बताई थी। आज मैं आपको मुख्य बातें श्वसन क्रिया के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि श्वसन क्रिया का मुख्य अंग हमारे शरीर में फेफड़ा है। हमारे पसलियों के नीचे इस पार से उस पार एक डायाफ्राम लगा हुआ है। डायाफ्राम और पसलियों के बीच में एक कैविटी है, जिसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं, और इस कैविटी के अंदर हमारा हृदय यानी हार्ट और दोनों लंग्स फिट हैं। श्वसन क्रिया का आरंभ हमारे नाक से होता है, जिसे हम नेजल कहते हैं। नेजल से आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा थ्रोट आता है, यानी ट्रेकियल चैम्बर आता है। गले यानी जो नाक से और यहाँ तक आने का जो स्थान है उसे हम फायरिंग्स कहते हैं। फायरिंग्स के बाद ये पार्ट जो थोड़ा सा उभरा होता है, इसे हम ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया के बाद फिर हम पहुँचते हैं ब्रांकियो में। ब्रोंकी के यानी ये ट्रेकिया आगे जाकर के गोल छल्लेदार नली में दो पार्टों में दोनों फेफड़े की ओर मुड़ जाती है, जिसे हम ब्रोंकियोली कहते हैं। ब्रोंकी के और पतले पार्ट आगे डिवाइड होते हैं फेफड़े के दीवारों के ऊपर, जिसे हम ब्रोंकियोली कहते हैं, यानी ब्रोंकी फिर ब्रोंकियोली, और उससे और पतले होते हैं तो वो जाकर के बन जाते हैं एल्वियोलर कंपाउंड। राइट साइड में, ट्रेकिया के राइट साइड में जो राइट लंग्स हमारा ब्रोंकियोली है, उसमें 4 छल्ले होते हैं, और लेफ्ट साइड के ब्रोंकियोली में 2 छल्ले होते हैं। फिर ये छल्ले आगे जाकर के कम होते चले जाते हैं। एल्वियोली छल्ले का जो व्यास होता है वो 0.5 mm का होता है, और 0.1 mm उसकी मोटाई होती है। ये हमारे प्रकृति ने हमको बना करके श्वसन क्रिया के अंतर्गत हमारे फेफड़े में इस व्यवस्था को फिट किया है। पूरा का पूरा फेफड़ा हमारे 2 दोहरे स्तर के झिल्ली में बंद होता है, जिसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं, और उसमें एक द्रव भरा होता है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये प्लूरल फ्लूइड हमारे फेफड़े को चोट आदि धक्के को लगने से रोकता है। हमारे शरीर में जब श्वसन क्रिया आरंभ होती है तो प्रकृति ने 2 तरह की क्रियाएं हमारे शरीर में की हैं श्वसन की। एक प्रक्रिया वो है जिसमें हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और दूसरी प्रक्रिया वो होती है जिसमें हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी हम श्वसन के वो सारे उपक्रम कर लेते हैं, जिसे हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं।
एरोबिक रेस्पिरेशन में हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं और ग्लूकोज को हम सीधे तोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और इसके बाद लगभग 38 एटीपी ऊर्जा हम इंक्रीज करते हैं, इसमें से हमको निकल प्राप्त होती है। जो एनारोबिक है, यानी जिसमें हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसमें भी हम ग्लूकोज को ही तोड़ते हैं, लेकिन वो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड में टूट करके लगभग 2 एटीपी की ऊर्जा उसमें से मुक्त होती है। ये दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन शुरुआती दौर में हमारे ऑक्सीजन को लेकर के कोशिकाओं में जाता है, कोशिकाएं फिर फूड सब्सटेंस के साथ मिल करके ऑक्सीडेशन करती हैं और ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी को रिलीज करती हैं। ये एनर्जी हमारी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में संरक्षित रहता है और जब हमको आवश्यकता होती तो हम इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, श्वसन की पूरी प्रक्रिया, बार बार वही शब्द उठ के आता है जिस पर पूरा देश मेरा विरोध करता है कि बार बार वही प्रक्रिया उठ के आती है कि शरीर के समस्त फिजियोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन के उत्तरदायी एंजाइम्स होते हैं। बिना एंजाइम्स के शरीर की कोई भी फिजियोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते। हमारे श्वसन क्रिया के विभिन्न चरणों में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो एक लंबी प्रक्रिया है। आप सब जीव विज्ञान के जानकार होंगे, आप सब ने चूंकि चिकित्सा विज्ञान में प्रवेश कर रखा है तो आपको स्वाभाविक है कि आपने बायोलॉजी के विभिन्न चैप्टरों को पढ़ा होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर मैं आपको बायोलॉजी का उतना लंबा प्रोसेस नहीं पढ़ा सकता बिना चाक डस्टर के या प्रोजेक्टर के माध्यम से या डायग्राम बिना बनाए, लेकिन मैं कुछ मौलिक बातों की चर्चा आपसे जरूर करना चाहूँगा। मौलिक बातों में हम ये कह सकते हैं कि हमारे कोश जो श्वसन की प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में इन्वॉल्व है। एक को हम कहते हैं इंस्पायरेशन और एक को कहते हैं एक्सपायरेशन। ऑक्सीजन का अंदर लेना, फेफड़े तक जाना और उस ऑक्सीजन का हमारे एल्वियोल के कोशिकाओं के अंदर जा करके ऑक्सीजन का उसमें समाहित हो जाना, यहाँ तक की प्रक्रिया कहलाती है इंस्पायरेशन। और आगे जाकर के विभिन्न चरणों से लौट करके फिर जब फेफड़े में आती है और बाहर CO2 निकलती है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं एक्सपायरेशन। यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को मिला करके टोटल हम रिस्पायरेशन कहते हैं। या ये मान लें कि श्वसन अंदर लेना और बाहर निकालना, ऑक्सीजन का लेना, CO2 का बाहर निकालना। यहाँ पर एक बहुत जटिल सवाल, अक्सर लोग इसमें भटक जाते हैं। हमारे नाक के आसपास कोई छन्ना नहीं लगा हुआ है जिससे हम वायुमंडल की केवल ऑक्सीजन को ही छान करके अंदर करें। वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, CO2 भी है, विभिन्न प्रकार की अन्य गैसें भी हैं जो कुछ माइक्रो मेजर में है, कुछ मेजर पार्ट्स में है, कुछ माइक्रो पार्ट्स में है। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये भी आता है कि विभिन्न, पहले तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपने फोन कॉल्स बंद कर दें। जो लोग ऑन लाइव हो चुके हैं, आप लोग फोन कॉल्स करके मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि आप अभी अपना फोन कॉल्स बंद रखें। मैं इस समय ऑनलाइन चल रहा हूं, क्लास चल रहा है। तो जो ऑक्सीजन, जो प्रकृति की वायु जिसे हम कहते हैं, वायु में आपका ऑक्सीजन 21% और 21% के बाद नाइट्रोजन सबसे अधिक प्रकृति में है 79%। लेकिन इन दोनों के बीच का जो थोड़ा सा माइनर गैप है 20 पॉइंट समथिंग और 78 पॉइंट समथिंग के बाद जो रेशियो बचता है उसी में प्रकृति की विभिन्न गैसें हैं। यानी सांस लेने में सबसे अधिक नाइट्रोजन हमारे शरीर में जाती है। ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। शायद पढ़ाने में या समझने में अगर कहीं दिक्कत आपको आ रही हो तो इस बात को क्लियर कर लें कि जब हम श्वसन क्रिया में वायु अंदर लेते हैं, ना कि ऑक्सीजन, नाक से हम वायु अंदर लेते हैं और वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों होती हैं। ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है, नाइट्रोजन परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो स्वाभाविक है कि हमारे फेफड़े में जाकर के नाइट्रोजन भी पहुंचती होगी और नाइट्रोजन सबसे खतरनाक है। लेकिन प्रकृति की इस व्यवस्था पर आपको फिर उस आदिशक्ति परमेश्वर को, आदिशक्ति के उस बनाने वाले निर्माणकर्ता को एक बार फिर नमन करना पड़ेगा, उसका आभार मानना पड़ेगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के फेरिक आयन और प्रोफाइरिन, हीमोग्लोबिन हीम प्लस आयन से बना हुआ है जिसमें हीम है और ग्लोबिन है। 2 पार्ट है, एक प्रोटीन पार्ट है और एक हीम पार्ट है।
तो हीम पार्ट की जो कैपेसिटी है वो ऑक्सीजन को गेन करने की 70 गुना अन्य गैसों की अपेक्षा ज़्यादा है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर 1 मिनट में ऑक्सीजन 70 बार ली जाती है अंदर और बाहर, तो नाइट्रोजन सिर्फ 1 बार जाएगी। यानी अन्य गैसों की अपेक्षा ऑक्सीजन के कार्य करने की हीमोग्लोबिन में जो कैपेसिटी है, हीमोग्लोबिन के साथ उसके रिएक्शन का जो दर है वो 70 गुना ज़्यादा है। इसी नाते शरीर में जाती नाइट्रोजन भी है, लेकिन नाइट्रोजन विभिन्न उपक्रमों से बाद में यूरिया से, यूरिक एसिड से, अमोनिया से बनते हुए वो यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जाकर के रिएक्शन करती है, ग्लूकोज को तोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है और एनर्जी का एटीपी के रूप में निर्माण करती है। एटीपी और एडीपी आपको पता होगा। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब ऊर्जा संरक्षित की जाती है तो उसे हम एटीपी के रूप में संरक्षित करते हैं, और जब ऊर्जा रिलीज की जाती है तो उसे हम एडीपी के रूप में रिलीज करते हैं, क्योंकि फिर ऊर्जा का स्तर घटता है, जहाँ पे डाई और ट्राई यानी फॉस्फेट की मात्रा घटती और बढ़ती रहती है। जब फॉस्फेट ट्राई हो जाता है तो वो ऊर्जा संरक्षित मानी जाती है। इतनी बातें आपने बेसिक रूप में भी आपने पढ़ा होगा। अब मैं आपको और बताऊं कि श्वसन क्रिया में हमारे इन पसलियों के ऊपर फेफड़े को चलाने के लिए प्रकृति ने एक और ऑटोमेटिक व्यवस्था की। उस ऑटोमेटिक व्यवस्था को हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म किस तरीके से उसका मैकेनिज्म होता है, उसके कार्य करने की तरीका क्या है। डायाफ्राम के साथ पसलियां यानी रिब्स लगी हुई हैं। रिब्स के ऊपर एक मांसपेशी है जिसे हम एक्सटर्नल मसल्स कहते हैं, और रिब्स के नीचे एक मसल्स है जिसे हम इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। ये दोनों मसल्स एक दूसरे पर तिरछी होती हैं। जब एक्सटर्नल चलती है तो इंटरनल बैक होती है। एक्सटर्नल जब ऊपर की ओर उठती है तो इंटरनल नीचे दबती है, और उस दौरान हमारी पसलियां आगे की ओर आती हैं। पसलियों के आगे की ओर आने से हमारे थोरेसिक कैविटी का आयतन बढ़ जाता है। जब पसलियां आगे आती हैं, थोरेसिक कैविटी का आयतन बढ़ता है, तो हमारे नाक के आसपास वायुमंडल का प्रेशर, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वो बढ़ जाता है। और वो दाब इतना ज़्यादा हो जाता है कि अंदर की कैपेसिटी बढ़ने से दाब बढ़ता है, तो ऑक्सीजन अपने आप अंदर की ओर चली जाती है। बात मेरी समझ में आपको आ रही होगी कि जब थोरेसिक कैविटी का आयतन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के अप डाउन करने से पसलियां ऊपर होती हैं, तो अंदर का आयतन बढ़ता है और फेफड़े को फैलने की जगह मिलती है। तो बाहर का प्रेशर, चूंकि हमारे नाक पर सदैव प्रेशर एटमॉस्फेयर का बना रहता है, तो जैसे इसको अंदर प्रेशर जगह मिलती है तो वो प्रेशर से अंदर चली जाती है यहाँ पे। और फिर क्या होता है, जब उधर से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में वापस आती है तो फेफड़े पर दाब पड़ता है, तो फेफड़ा ऊपर की ओर उठता है। तो उस समय इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स नीचे की ओर से सड़क के ऊपर की ओर भागती हैं, तो फिर आपका जो रिब्स है वो नीचे की ओर दबता है। डायफ्राम फिर ऊपर चढ़ता है, और डायफ्राम जैसे ही ऊपर चढ़ता है तैसे ही फेफड़े पर दाब डालता है और CO2 नाक के बाहर निकल आती है। ये प्रक्रिया हमारी फेफड़े को अप और डाउन करने के लिए डायफ्राम, इंटरनल एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स, ये तीन आपस में मिल करके हमारे फेफड़े को जन्म के समय ही चला देती हैं। एक रोचक तथ्य आपको और बताऊं, हमारे शरीर का, अभी जब मैं आपको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहाँ इस बात की चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ पे बताना उचित समझता हूँ कि हमारे हार्ट में एक छोटा सा डायाफ्राम होता है जिसमें डिप डिप की आवाज़ होती, धड़कन होती, जिससे हमारे हृदय में पंपिंग प्रक्रिया जन्म पे आरंभ होती है। और हमारे फेफड़े में एक ये डायाफ्राम जो लगा हुआ है जिसे हम अप डाउन कहते हैं, उसे हम उस डायाफ्राम को पेस मेकर कहते हैं। एक छोटी सी रबड़ के समान छोटी सी टिप्स होती है जो एक बार जिसको प्रकृति हिला देती है और इसके बाद वो जीवन भर चलता रहता है। अगर पेस मेकर बंद तो हृदय बंद। ठीक उसी तरीके से अगर हमारा डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की प्रक्रिया में जरा भी कोई दिक्कत आई तो हमारे फेफड़े को सांस लेने में दिक्कत होगी, हमारी सांस फूलेगी, फेफड़े की कैपेसिटी डाउन होगी और ऑक्सीजन हम कम गेन कर पाएंगे, तो हमारे बॉडी में एनर्जी कम गेन होगी और जिससे शरीर हमारा रोगी हो जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि जब बच्चा जन्म, एक जो रोचक तथ्य आपको बता था मैं भूल गया, बच्चे के जन्म के बाद बच्चा अगर ऐंठता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है,
तो नर्सें उसको चिकोटी काटती हैं, जो नर्स होती है उसको चिकोटी काट के रुलाती है, क्योंकि बच्चा जब छोटा बच्चा पैदा होता है, 1 मिनट का बच्चा होता है, जब उसको चिकोटी काटी जाती है तो अगर उससे दर्द होकर के बच्चा गिनगिना करके रोएगा, ऐंठेगा, उसके सारे शरीर में ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी, तो उस ऐंठन के झटके से डायफ्राम भी चालू हो जाता है और पेसमेकर भी खुल जाता है, क्योंकि जब तक बच्चा गर्भ के अंदर रहता है तब तक इन दोनों का काम नहीं रहता है। वो माँ के ब्लड से और माँ के ऑक्सीजन से सांस लेता है, ब्लड से उसको ऊर्जा मिलती है, और जन्म के बाद उसको स्वतः अपनी सारी प्रक्रियाएं आरंभ करनी रहती थी। ये प्रकृति का नियम है कि बच्चा जन्म के साथ इसीलिए रोता है कि उसके रोने में उसके सारे शरीर में ऐंठन उत्पन्न होती है, सारे अंग उसके हिलते हैं, डुलते हैं, जिससे डायफ्राम और पेसमेकर दोनों पर एक एक्सटर्नल फोर्स पड़ जाता है, और इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण वो फिर जीवन भर चलता रहता है। ये बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही बारीकी की बात है कि जब प्रकृति के नियमों को आप ध्यान दीजिए कि प्रकृति का ध्यान कहाँ कहाँ गया है। हम एक मकान बनाते हैं तो 5 बार खिड़की हमको लगती है उल्टी लग गई है, ये डिजाइन गड़बड़ हो गई है, हम ये गड़बड़ कर दिए, लेकिन प्रकृति के बनावट पे देखिए कि उसको हर चीज को पता है कि हमको जन्म के समय क्या करना है, जन्म के पहले 9 महीने में बच्चे का निर्माण कैसे करना है, बच्चे का गर्भ धारण कैसे करना है, बच्चे को पैदा करना है तो उसके बाद उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं करनी है, फिर जब शरीर जन्म ले लेता है तो फिर हमको कैसे कैसे उसको आगे बढ़ाना है, कैसे बोलने की क्षमता आएगी, कैसे सुनने की क्षमता आएगी, बच्चे को समझने की क्षमता कैसे आएगी, फिर उसके बाद जो हमारी बुद्धि डेवलप होती है तो हमारा सीएनएस कैसे डेवलप होता है, हमारी आर्टरीज वेन्स का फंक्शन कैसे डेवलप होता है। ये बहुत सी प्रक्रियाएं प्रकृति के माध्यम से हमारे शरीर में ऑटोमेटिक हैं। हमारे फेफड़े एक श्वसन क्रिया में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि नाक से लेकर के फेफड़े तक का पार्ट, जब एक बार जन्म के समय फेफड़ा अपना फंक्शन आरंभ कर देता है तो किसी एक स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़े की कुल कैपेसिटी, हमारे यहाँ नाक से लेकर के और फेफड़े के अंदर तक की पूरी जो कैपेसिटी होती है एयर को गैप करने की, वो होती है 5800 ml, यानी 5800 ml, 5800 ml, यानी 5 लीटर 800 ml, मिलीलीटर। इसमें डिवाइडेशन है, डिवाइडेशन ये है कि 2300 ml हम कहते हैं फंक्शनल कैपेसिटी और 3500 कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। हम अधिकतम अपने सांस की जो कैपेसिटी है, जो अंदर ऑक्सीजन या वायु लेते हैं, वो वायु 3500 ml की है, और जो हम प्रयोग करते हैं कार्यों के लिए वो है हमारी 2300 ml। तो टोटल हमारी हो गई 5800 ml, यानी हम 3500 ml लेते हैं और 2300 ml हमारी ऑक्सीजन अंदर जाती है ब्लड के लिए, और फिर वापस उधर से भी 2300 भेजी जाती है, वो 2300 बाहर निकल जाती है। हम अंदर लेते हैं 3500 और 2300 बाहर जाती है, तो टोटल पूरे रास्ते में ऊपर से लेके नीचे तक 5800 ml भरा रहता है। कभी भी हमारा ये नाक से लेके एयर तक कभी एयर टाइट नहीं होता, यानी इसमें गैप नहीं होता है, अंदर हम लेन देन करते रहते हैं और बीच का रास्ता वायु से भरा रहता है। अगर वायु खींच ली जाएगी तो फेफड़े की जो फ्लूइड है वो चिपक जाएंगे। इसलिए प्रकृति ने यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था बनाई कि फेफड़े को कभी भी एयर से खत्म नहीं करना है, उसमें एयर हमेशा भरी रहेगी, आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन उसकी कैपेसिटी हमेशा जो 2300 ml की उसकी चैम्बर है उस 2300 ml के चैम्बर में रखी रहेगी। पतले पतले जो एल्वियोली होते हैं ये गोल छल्ले नुमा होते हैं, बहुत पतले पतले, और इसके साथ साथ ये कार्टिलेज के बने होते हैं, जो ट्रैकियल चैम्बर्स होते हैं जो हमारी घाटी होती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्पिरेटरी सिस्टम है। फिर ये इंटरनल ऑक्सीजन आकर के फिर हमारी कोशिकाओं में जाती है, कोशिकाओं में अनेक प्रक्रियाएं करती है, प्रक्रियाओं के बाद क्रेब्स साइकिल का एक चक्र चलता है और उसके बाद ऊर्जा रिलीज होती है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। फिलहाल श्वसन के लिए महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको 4 बताई। पहला तो हम अंदर सभी प्रकार की गैसें लेते हैं, केवल ऑक्सीजन के कार्य करने की दर 70 गुना ज़्यादा होती है। दूसरा, हमारे फेफड़े को चलाने के लिए हमारे डायाफ्राम और पसलियों में लगी हुई एक्सटर्नल और इंटरनल कॉस्टल मसल्स इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। हमारा एयर चैम्बर कभी भी एयर से खाली नहीं होता है। हम एरोबिक रेस्पिरेशन में, जहाँ पर ऑक्सीजन आकर के अंदर के ग्लूकोज को तोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, पानी बनाता है और 38 एटीपी ऊर्जा रिलीज करता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो हमारे टिश्यू फ्लूइड में होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी वहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ब्लड के अंदर,
उन कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ करके एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड के रूप में बना करके 2 ATP या 25 ATP की ऊर्जा रिलीज करता है। जब वो अल्कोहल बनाता है तो 25 ATP की ऊर्जा रिलीज करता है, और जब लैक्टिक एसिड बनाता है तो 2 ATP की ऊर्जा रिलीज करता है। और यही एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे आहार नाल के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया या विभिन्न प्रकार के वर्म ये संपन्न करते हैं, क्योंकि उनको अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलती। ऑक्सीजन हमारी फेफड़े में जाती है और वो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, जैसे आपका एस्कैरिस है या तमाम तरह के बैक्टीरिया हैं या अन्य कोई एनिमल हमारे पेट में पहुंच गया है, तो वो जो आहार नाल के अंदर है वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि वो हमारे टिश्यू फ्लूइड से संबंधित होते हैं, वो हमारे टिश्यू को खाते हैं, टिश्यू को तोड़ते हैं। तो ऐसी दशा में उनका जो रिएक्शन होता है वो एक अलग होता है। इस प्रकार ये 2 प्रकार के रिएक्शंस हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत होते हैं। शेष आप अपने किताबों के माध्यम से इसको पढ़ लें और इस पर विस्तृत ज्ञान ले लें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में हमारे श्वसन क्रिया के लिए या पूरे श्वसन तंत्र के लिए P ग्रुप की मेडिसिन रखी गई है। P1, P2, P3, P4। P1 पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए लागू होता है। P2 हमारे ब्रोंकियल और ब्रोंकियोली पर ज़्यादा इफेक्ट करता है। P3 हमारे ट्रैकियल चैम्बर पर, फेरिंक्स और ट्रैकियल चैम्बर पर इसका प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है। और P4 स्पेशली लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने घटाने के लिए हम यूज करते हैं। यानी हमारे 4 प्रकार के P ग्रुप के मेडिसिन एज ए एंजाइम्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन अंगों को कवर करते हैं। अब ये लक्षणों के आधार पर नहीं है, बल्कि रोगी के शिकायतों के आधार पर हम जज करते हैं कि हमको किस अंग की मेडिसिन। जैसे मान लीजिए हमारा गला खराब है, तो गला खराब है तो वहाँ पे हम फेफड़े की दवा P4 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम वहाँ पे P3 का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको लगता है कि हमारी सांस फूल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है वो ब्रोंकियल और ब्रोंकियोली के में कहीं पर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, तो वहाँ पे हमको फिर P2 का उपयोग करना पड़ेगा, वहाँ पे P1 का नहीं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन हमको लगता है कि हमारे सांस लेने में या विभिन्न प्रक्रियाओं में कुछ दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर हम P1 का प्रयोग करते हैं। हमारे कुछ जो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था CNS डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम में, तो लंग्स एक तरीके का एक्सक्रेशन भी करता है CO2 का और एक तरीके का डाइजेशन भी करता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को डाइजेस्ट करता है बॉडी में के ब्लड के टिश्यूज में और एनर्जी रिलीज कराता है। तो इस नाते कभी कभी ऐसा होता है कि हम रोगी के रोग में जब उलझते जाते हैं कि ये दवा काम नहीं कर रही है। अभी सुबह तमाम हमारे साथियों का एक संदेश आया कि सर पहले मैं दवा देता हूँ तो बहुत अच्छा काम करता है किसी भी सिस्टम में, किसी भी तरीके के रोगी की शिकायत पर, लेकिन कुछ दिन बाद उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो बताइए मैं कहाँ गलत हूँ, दवाएं गड़बड़ हैं या मैं गड़बड़ हूँ? तो मेरा कहना ये है कि लगातार, एक तो मैंने आप इससे ये कल ही कहा था कि किसी भी मर्ज में जो आप मर्ज समझते हैं, जो आप शिकायत समझते हैं या आप जो भी समझते हैं, अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा देने के इच्छुक किसी पेशेंट को दवा देते हैं तो कोशिश करिए प्रारंभिक तौर पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग तो आप करें, लेकिन एक सप्ताह आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग रोक दीजिए, क्योंकि हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंगों पर के कार्यों को प्रभावित करता है। तो हमारी एंजाइम्स रूपी जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन हमारे अंगों पर प्रभावित नहीं करती, केवल उनकी कार्यों को जाकर के प्रेरित करती हैं, यानी ये हमारे क्रिया में भाग नहीं लेती हैं। लिहाजा जब हम इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चला देते हैं और लगातार चला देते हैं तो वो हमारे अंगों को प्रभावित कर देती है। तो जो हमारी मेडिसिन चाह रही है वो मेडिसिन फिर वहाँ पे अपने आप को एक बैरियर पर, एक क्या कहते हैं लिमिटेशन पर जाकर के रुक जाती है। ये आपकी समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कम से कम करने पे हम अपनी दवाओं का उपयोग अधिक दिखा सकते हैं, उसका प्रयोग, उसके सफलता अधिक दिखा सकते हैं। तो जिन साथियों के रिजल्ट एक सप्ताह के बाद कम मिलना शुरू होते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कम कर दें। अब जब फिर उनको लगे कि यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, मान लीजिए बहुत लंबा आप चला रहे हैं, 6 महीने, 7 महीने, 1 महीने, साल तक का आप कोर्स चला रहे हैं, तो बीच बीच में रुक करके आप इलेक्ट्रिसिटीज का प्रयोग करिए और फिर रोक दीजिए, फिर दीजिए, फिर रोक दीजिए। ठीक उसी तरीके जैसे हमारे शरीर में विटामिन की कमी से रोग होते हैं, हम जब किसी डॉक्टर की सलाह पे बी कॉम्प्लेक्स या खाते हैं तो अक्सर कभी कभी शरीर में खुजली होने लगती, ईचिंग होने लगती, तमाम तरह के लक्षण बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो दवाएं जाके हमारे शरीर के क्रियाओं से संबंध स्थापित कर लेंगी, वो दवाएं निश्चित रूप से कोई ना कोई अपना एग्रावेशन या उसका कमी बेसी को प्रक्रियाओं के रूप में दिखाएंगी।
लेकिन जो सिर्फ एज एंजाइम फंक्शन कर रही हैं वो जाके उन कार्यों को प्रेरित करेंगी एज ए कैटालिस्ट, और कैटालिस्ट के बाद वो समाप्त हो जाएंगी, उनका कोई काम नहीं रह जाएगा, ना वो क्रिया में भाग लेंगी, जितनी थी उतनी है। और चूंकि एंजाइम्स बहुत माइक्रो सब्सटेंस के रूप में जाती हैं हर उसमें, चूंकि ये प्रोटीन है तो जब इनका काम समाप्त हो जाता तो एज ए प्रोटीन इसको पचित कर ली जाती हैं, इस नाते कोई रिएक्शन भी नहीं है। चूंकि हमारे शरीर में, अभी मैं ये गाल्टन की फिजियोलॉजी मैं आज दोपहर में फिर पढ़ रहा था, ये पुस्तक मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी फिजियोलॉजी बुक है, और इसमें एंजाइम्स के लगभग 42 पेज एक एंजाइम्स चैप्टर ही लगा हुआ है, जिसमें एंजाइम्स के बारे में इसकी पहली लाइन में आपको पढ़ देता हूँ। ये एंजाइम्स इस पर लिखा भी है, आप हेडिंग अगर चूंकि इस पर आपके पर उल्टा आ रहा होगा, एंजाइम्स आर स्ट्रक्चरली प्रोटीनस whose biological function is as the catalyst of chemical reaction in the living organism। जीवित प्राणियों के कोशिकाओं में एज ए कैटालिस्ट ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो कैटालिस्ट का तात्पर्य ही वही है। इसमें केमिकल नेचर, एक्सो और एंडो एंजाइम, दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। एंजाइम्स एक एपो एंजाइम भी होते हैं और एक को एंजाइम होते हैं। एपो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और को एंजाइम भी प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन जो एपो एंजाइम है ये विभिन्न कोशिकाओं के टिश्यू फ्लूइड के बाहर काम करते हैं और को एंजाइम टिश्यू फ्लूइड के अंदर काम करती हैं। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि एंजाइम्स एक टेम्परेचर पर जाके खराब हो जाते हैं, उनका जवाब मैं आज दे देता हूँ कि जो एपो एंजाइम होते हैं वो टिश्यू फ्लूइड के पहले जो काम करते हैं उन पर हीट का असर पड़ता है, लेकिन जो एंजाइम टिश्यू फ्लूइड के अंदर जाके काम करते हैं उन पर हीट का कोई असर नहीं होता। ये किताबें भी कहती हैं और ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि टिश्यू फ्लूइड के अंदर जाके जो एंजाइम फंक्शन करते हैं यानी वो को एंजाइम्स के रूप में होते हैं, तो को एंजाइम्स पर कुल मिलाकर के टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता है। इसीलिए टिश्यू फ्लूइड के अंदर के सारे एंजाइम्स किसी भी टेम्परेचर पर, माइनस टेम्परेचर पर और हाईएस्ट टेम्परेचर पर ये फंक्शन करते रहते हैं। कई लोग बार बार ये सवाल करते हैं कि हर टेम्परेचर पे एंजाइम्स नहीं काम करता, तो डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव दवाओं को एंजाइम्स कैसे साबित करते हैं। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ कि एंजाइम्स के भी प्रकार होते हैं, और जो एंजाइम्स एज ए टिश्यू फ्लूइड के अंदर प्रवेश करते हैं, चूंकि हम लिम्फ और ब्लड के टिश्यू फ्लूइड तक जाते हैं, इस नाते उनको को एंजाइम्स कहते हैं, और एज ए को एंजाइम से को रिएक्टर्स होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं, और ये जाकर के हमारे शरीर में क्रिया करते हैं। तो आज के चूंकि हमारे जो प्रमोटर हैं, प्रमोटर का तात्पर्य है कि जब मैंने इस कार्यक्रम को आरंभ किया था तो मैंने एक जनरल इन्फॉर्मेशन दिया था कि मैं अपनी प्रेरणा से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक क्लास लेना चाहता हूं, तो तमाम लोगों के कमेंट्स आना शुरू हुए थे कि आप क्लास लें। उसी में से हमारे एक सहयोगी, जिनको मैं अभी तक नहीं जान पाया हूं कि वो कौन है और कहाँ के हैं, क्षमा कीजिएगा, बीच में एक फ़ोन आ गया था इस पर, इस नाते मैं आपसे कट गया। तो मैं उन साथी को आज भी नहीं जान पाया कि वो कौन है और कहाँ रहते हैं, सिर्फ मेरी फ़ोन पर बातचीत हुई और उनका शुभ नाम है डॉक्टर योगेंद्र कुशवाहा। उन्होंने मेरे पास एक प्रस्ताव रखा कि सर जो आप क्लास लेंगे फेसबुक पर, उसका मैं क्या आपको के लिए यूट्यूब पे उसका प्रसारण कर सकता हूं। उन्होंने मेरी पूरी सहमति के साथ, मेरी पूरी अनुमति के साथ इसको प्रसारित करना शुरू किया। कुछ लोगों ने उनके ऊपर आरोप भी लगाना शुरू किया कि आप डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं। उनसे तमाम लोगों की शिकायतें भी रही हैं। हमारे तमाम बहुत से साथी जिनके कमेंट्स मेरे पास आते हैं उनके पास भी गए हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी मैं योगेंद्र कुशवाहा जी को ना मैंने कभी देखा है, ना मेरी उनसे कभी मुलाकात हुई है। मुझे एक अच्छे व्यक्ति का सहयोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मिला, मैं उनका इसीलिए आभार व्यक्त करता हूं। और आप ये ना समझें कि मेरा उनसे कोई कांटेक्ट था या उनसे कोई मुझको इनकम हो रही है या मैं उनसे कोई पैसा का लेन देन कर रहा हूं या आगे मैं किसी अन्य से सहयोग करूंगा तो मेरा उनसे कोई कांटेक्ट होगा या किसी से कोई कांटेक्ट होगा। ये मेरी अपनी प्रेरणा थी कि मैं इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाऊं, और ये उनकी आत्मा की प्रेरणा थी कि वो उसको और अधिक प्रमोट कर रहे हैं। इतना ही हमारा उनका संबंध है। मैं जानता हूं कि वो ये कहते हैं, मैं कानपुर में रहता हूं, अभी मैं जब कानपुर जाऊंगा, कानपुर भी मेरा घर है, तो मैं उनसे इस बार मुलाकात जरूर करूंगा और मैं उनके उस प्रोसेस को देखना भी चाहूंगा जिस पर वो यूट्यूब को आगे प्रमोट करते हैं। तो ये, और अंतिम बात, हमने आज से आपका एक ग्रुप बना दिया है। ग्रुप में मैं आपकी अपनी बातों को आप तक पहुंचाऊंगा और आपको हमारी बातों में जो भी कमेंट करना होगा वो आप हमारे पर्सनल नंबर पर देंगे। ग्रुप में कोई भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने ग्रुप को इसीलिए सिर्फ ओनली फॉर एडमिन कर रखा है, क्योंकि प्रसारण ग्रुप में जाने पर आप सबके कमेंट्स इतने आते थे कि मैं उसको उठा करके आपको दिखा नहीं पाता था और बहुत तरीके की लोग कमेंट कर रहे थे। अभी एक आज दोपहर में कोई एक मैटी क्रिएटिव ग्रुप है, उस मैटी क्रिएटिव ग्रुप में उन्होंने मेरे पहले दिन के
वीडियो को लोड करके लिखा है कि इस शख्स को कोरोना वायरस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये व्यक्ति कहता है कि घर के अंदर बंद रहिए। मुझे बड़ी हंसी आई कि पूरा देश लॉकडाउन में घर के अंदर ही, हमारे वैज्ञानिक और प्रधानमंत्री और सारे मंत्रालय ये कह रहे हैं कि आप घर के अंदर रहिए, अपने आप मास्क पहनना, हाथ धुलना, ये तो हमारा प्रोटेक्टिव प्रोसेस है। लेकिन जो मेन प्रोसेस है वो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग है, वो घर में रह करके एक दूसरे से दूर रहना है, समाज से अलग रहना है, ताकि हम कोरोना वायरस के इस लिंक को, इस चेन को तोड़ सकें। लेकिन उन्होंने उसको पता नहीं क्या समझा और किस रूप में उसको कर दिया कि इस शख्स को, उन्होंने में उसको संबोधन भी क्या किया है कि इस शख्स को कुछ नहीं आता और इसको झोला छाप मान लीजिए कि इसको कुछ नहीं आता है। तो चलिए, मैं उनकी सोच को बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। संभवतः उन्होंने किसी के कहने पर या किसी के प्रमोट करने पर ही उस ग्रुप में इस तरह का कमेंट किया होगा। फिर बाद में मैंने पढ़ा भी है कि मेरे तमाम साथी उस पर कमेंट कर रहे हैं, मुझे उसका कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के श्वसन संस्थान के इस चैप्टर को मैं, चूंकि योगेंद्र कुशवाहा जी का ये अनुरोध है कि आप एक सीमित दायरे में अगर अपना क्लास लेंगे तो मैं इसको यूट्यूब पे बड़ी आसानी से लोड करूँगा, चूँकि MB का खर्च ज़्यादा हो जाता है और मेरे क्लास लंबे, चूँकि मैं पढ़ाते समय घड़ी नहीं देख पाता हूँ और मेरी एक आदत रही है, जब मैं क्लास भी लेता हूँ अपने कॉलेज में भी, तो मैं घड़ी देख के नहीं पढ़ाता। मैं एक टॉपिक चेक करता हूँ कि मुझे आज इस टॉपिक पर बात करना है। अब वो टॉपिक अगर 20 मिनट में खत्म हो गया तो मेरा क्लास 20 मिनट में खत्म, और अगर वो टॉपिक मेरा 1.5 घंटे 2 घंटे चला तो मेरा टॉपिक चलता रहता है, फिर दूसरा कोई मेरे क्लास में आने की जरूरत नहीं है किसी को। तो ऐसी दशा में चूंकि मैं अपने आदत से मजबूर था और मेरा क्लास 55 मिनट 56 मिनट और 40 मिनट से ऊपर चला जाता था, तो कल योगेंद्र जी ने मुझसे इस बात का अनुरोध किया कि सर अपने क्लास को एक लिमिट टाइम में समाप्त किया करिए। तो आज मैं देख रहा हूँ, घड़ी मेरे सामने है, मैंने 37 मिनट आपका लिया है योगेंद्र जी, और कुछ जरूर आपके कहने से मैं ज़्यादा चला गया, लेकिन थोड़ी बातों को तो मुझे कहना ही पड़ेगा। और मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप इसको एडिट ना करें, इसमें से कम बेशी ना करें, क्योंकि जो बात मैं कहता हूँ वो बात पूरे विश्व में पूरे लोगों के पास जानी ही चाहिए कि मैं क्या किससे कह रहा हूँ या क्यों कह रहा हूँ। अगर आप उसमें से कुछ पार्ट काट देंगे तो हो सकता है कि ये फेसबुक पर कुछ ज़्यादा है और आपके ट्यूब पर कुछ कम है, तो फिर बाद में उस पर भी मुझको सवाल झेलना पड़े। इस नाते मैं प्रयास करूंगा कि मैं 40 मिनट के अंदर आपको समाहित कर दूं। इस नाते आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के इस 16वें क्रम में मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर अपने समयानुसार मैं आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।